का जो लेक्चर है ये एपिडेमिक डिजीज़ ऑर्डिनेंस जो कुछ दिन पहले आया उसको रिलेटेड है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस क्या होता है, और ये ऑर्डिनेंस जो आया हुआ है ये एक लॉ पे लाया गया जो 123 ईयर्स ओल्ड है। सो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि ये लॉ आया, और इस लॉ का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसी के बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बायजूस से लिया गया स्लाइड है कि एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस क्या है। एपिडेमिक हम उस सिचुएशन को कहेंगे जहां डिजीज़ जिस रीजन से ओरिजिनेट होती है उसी रीजन में जो है स्प्रेड होती है। दूसरी ओर जो पैंडेमिक है, यहाँ पे डिजीज़ एक रीजन में ओरिजिनेट होती है, उसके बाद वो पूरी दुनिया में फैलती है। सो एक और यहाँ पे वर्ड हम देखेंगे जो होता है वो होता है एंडेमिक। सो एंडेमिक वो सिचुएशन होती है जहाँ पर यूजुअली एक बीमारी पाई जाती है एरिया में, और जो नॉर्मल होती है उस एरिया के लिए, जैसे येलो फीवर या आप मलेरिया ले लें जो कि अफ्रीका जैसे देशों में पाई जाती है। सो एपिडेमिक की आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, पैंडेमिक आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ओरिजिनेट हुई और ये पूरे एरिया में फैल चुकी है। सो अभी अगर हिस्ट्री को हम देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री में तो बहुत सारे एपिडेमिक सिचुएशंस हो चुकी हैं, पैंडेमिक सिचुएशंस हो चुकी है, लेकिन हम रिसेंट देखेंगे 2012 से मर्स हुआ था जो सऊदी अरेबिया जिसका ओरिजिनेशन था। उसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो I7N9 जिसे बर्ड फ्लू कहा जाता है वो था, जिसका ओरिजिनेशन भी चाइना में ही था। सो फिर आपका H1N1 आया जिसका ओरिजिनेशन यूएन और मैक्सिको था, और उसके बाद लेटेस्ट जो चल रहा है वो कोरोना वायरस है जिसका ओरिजिनेशन भी चाइना में ही है। तो एपिडेमिक सिचुएशन को समझाने के लिए आप ये देख सकते हैं कि एक कैरियर होता है, फिर ट्रांसमिशन होती है, फिर जितने कॉन्टैक्ट में आया है तो उतने ज़्यादा हमारे पास और ट्रांसमिशन एजेंट्स बन जाते हैं। सो ऐसी प्रोपगेशन होती जाती है और ये फैलता जाता है। तो इसलिए उसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो स्लोगन आया हुआ था कि ब्रेक द चेन, कि अगर हम यहाँ से ही ट्रांसमिशन रोक दें तो ये एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो 1860s में क्या हुआ था कि जो बॉम्बे हमारा, ये एक डेवलपिंग जगह तो थी, लेकिन ये इसलिए भी जाना जाता कि यहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ थी। तो जैसा आपको पता होगा 3 जगहों पे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो मिल्स वगैरह थी, जो फैक्ट्रीज़ थी, तो वो इन्हीं 3 रीजन्स में यहाँ बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स बन चुके थे। सैटेलाइट टाउन्स मीन्स जहाँ पर वर्कर्स रहते थे जो इन फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। सो इसी दौरान जो 1860s में अगर आप देखेंगे जो आज का चौल जो कल्चर है मुंबई का, जो चौल्स में लोग रहते हैं, वो इसी दौरान जो है डेवलप हुआ है। लेकिन सितंबर 1896 में क्या होगा, डॉक्टर वर्गेस मुंबई में एक आइडेंटिफाई करते हैं कि एक ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो बुल्बोनिक प्लेग के जो है शिकार हो चुके हैं। तो अब इस डिज़ीज़ को जो उसी चॉल्स में जो है कंट्रोल करना था, तो इसलिए जो है तब की जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने जो एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। अब ये लॉ का जो मेन मकसद था वो यही था कि कंटेनमेंट हो जाए एपिडेमिक का बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल पावर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटेनमेंट मेजर्स। अब बुब्लोनिक जो प्लेग है इसके बारे में जो अगर आप डिटेल रिपोर्ट देखेंगे तो ये डिटेल रिपोर्ट थी जो उसके जस्ट 2 साल बाद जो है पब्लिश की गई थी। इसका मेन मकसद यही था कि एक लाइन बनाई जाए जिसके ऊपर बाद में काम किया जाएगा कि कैसे हम लोग जो है कंटेन कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस को वाइड स्प्रेड होने से रोक पाते हैं। तो ये वो रिपोर्ट थी, और जिसमें इस लॉ का जो यूसेज है उसको और ज़्यादा जो है एफिशिएंसी उसकी बढ़ाने के लिए काम किया गया था। सो ये जो एक्ट है हमारा, जो एपिडेमिक डिजीज़ कंट्रोल एक्ट है, इसमें एक ये होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपकी फॉर एग्जांपल जो है तो वो स्पेशल रेगुलेशंस या टेम्पररी लॉज बना सकती है ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके जो इनसाइड एंड आउटसाइड जाने के जितने भी मीन्स है कंट्री के, क्योंकि पहले तो जब ये 1890s के आसपास जब ये लॉ आया तब तो खाली पोर्ट्स थे, शिप्स थी। तो इसमें ये होता था कि वो किसी भी शिप पैसल में जो है जा सकते थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, उसे रोक सकते थे। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब एयरलाइंस आ गया तो एयरलाइंस पे भी ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है।
So Act provides for the exercise control to prevent any epidemic or spread of epidemic in the state or the country. The state may authorize any of its officers or agency to take such measures if the state feels that the public at large is threatened with an outbreak of any dangerous epidemic. अब इसमें जो एक और चीज़, अगर आप इसका सेक्शन 1 देखेंगे तो उसमें जो बंदे जो हैं, जिसे हम कहते हैं, जो आपके हेल्थ केयर के रिलेटेड होते हैं, सैनिटेशन के रिलेटेड होते हैं, या इवन पुलिस है आपकी, उनके लिए एक स्पेशल उनको एक पावर दिया गया है, एक स्पेशल उनको कवर दिया गया, ताकि उनके ऊपर कल कोई जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन ना उनके ऊपर. सो person who is investigating is empowered to determine about the process and authority to take responsibility of all expenses including compensation, traveling, temporary accommodation, segregation of the infected person. तो जो भी बंदा यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको आपने ट्रैवल कराना, उसको सेफ डिस्टेंस में ले जाना, क्वारंटाइन फैसिलिटी में ले जाना, ये सब का एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट को ही उठाना होता है. अब ये जो लॉ है बहुत ज़्यादा बार जो यूज़ किया गया है. रिसेंटली 2018 में जो है ये कॉलरा के केसेस जब गुजरात में आने लगे तब यूसेज हुआ है. 2015 में जो है यही सेम लॉ चंडीगढ़ में यूज़ हुआ है. तो ये बहुत बार यूज़ हुआ है ये लॉ. ये इसका सेकंड सेक्शन है जो बताता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, कि वो रेगुलेशंस ले सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, टेम्पररी लॉज बना सकते हैं. जैसे आप रिसेंटली देखेंगे महाराष्ट्र, पंजाब और वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा ने, इन्होंने अपनी अपनी जगह कुछ टेम्पररी लॉज बनाए हैं ताकि इस जो एपिडेमिक के इसको कंट्रोल किया जा सके. ऐसे 2A है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बताते हैं कि किसी भी शिप या वेसल, जैसे मैंने आपको कहा था, उसमें जा सकते हैं, उसको सील कर सकते हैं, एनीथिंग. और ये आजकल फ्रॉम एयरलाइंस पे भी अप्लाई होता है. थर्ड थी पेनल्टी, कि एनी पर्सन हु इज डिसोबिंग एनी रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. वो किसके अंडर ऑफेंस कर रहा है? अगर वो लॉकडाउन को नहीं मान रहा है तो सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड. उसके बाद फोर्थ आता है प्रोटेक्शन. जैसे मैंने आपको कहा था कि जो पर्सन्स जो होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन दी जाती है पुलिस को, या तो वो इसके अंडर जाती है सेक्शन 4 ऑफ द सेम नेम, कि नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन और इन ए गुड फेथ इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट. सो ये इसके कुछ प्रोविजंस है, जैसा मैंने आपको कहा था अभी. सेम वही प्रोविजन से बस थोड़ी डिटेल में है. इंस्पेक्शन था, इसमें पेनल्टीज आ गई, आपकी लीगल प्रोटेक्शन आ गई. अब ये एक्ट जब आया 1896 में तो इसे क्रिटिसाइज भी किया गया. क्रिटिसाइज क्यों किया गया? क्योंकि इंडियंस ऐसा समझते थे कि ये एज ए पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ यूज़ कर रहे हैं ब्रिटिशर्स. अगर देखा जाए तो सेम एक्ट 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ यूज़ किया गया था, जब उन्होंने अपने 2 न्यूज़पेपर्स केसरी और मनरत्ता में जो है ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है पैंडमिक की जो कंडीशन है, एपिडेमिक की जो कंडीशन है, इसे अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उन्हें रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई थी 18 मंथ्स की. तो ये जो परसों हमारी अमेंडमेंट हुई है उसके लिए जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आई है वो ये सब सेम है. सिर्फ इसमें एक चीज़ आई हुई है कि जो आपका सेक्शन 2 है इसमें थोड़ा सा चेंज लिया गया है कि whoever commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel, तो उसके लिए जो है पनिशमेंट कितनी होगी? नॉट लेस देन 5 years, नॉट लेस देन 3 months, विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 years, एंड जो उसको जो फाइन होगा नॉट लेस देन 50,000 बट मे बी एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़. तो ये इसमें चेंज आई हुई है. ये ओवरव्यू है उसका ऑर्डिनेंस का सेम. अब मैंने आपसे जैसे कहा था कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके लिए क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पूछा जा सकता है प्रीवियस कौन सी डिजीज़ थी, कोई एक नोटिफाइबल डिजीज़ आप बता दीजिए, उसका कैरियर बता दीजिए, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है. आपको पता है इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है. पेनल्टी अब क्या है इसमें आपको पता है, सेक्शन 188 ऑफ IPC है. और प्रोटेक्शन क्या क्या दी गई है वो भी आपको पता है, थ्रू प्रोटेक्शन फ्रॉम जस्ट एनी जुडिशियल प्रोसेस अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर्स दी गई है. सो हैंडलिंग ऑफ प्लेग एपिडेमिक, सो ये तिलक की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पूछी जा सकती है कि इनके 2 न्यूज़पेपर कौन से थे और इन्हें क्यों पनिशमेंट हुई थी. तो मेंस के लिए जो क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द की प्रोविजंस ऑफ द 1897 एपिडेमिक डिजीज एक्ट. सो ये मेंस के लिए क्वेश्चन है. दैट्स ऑल. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.